नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का आज अतिवृष्टि और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में दौरा। सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर से लेंगे जायजा, बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। विधानसभा का मानसून सत्र 21 से 23 अगस्त तक। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चलेगी कार्यवाही। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। राज्य में पुलिस मालखाने होंगे हाईटेक, जाने जाएंगे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से। मुकदमों के दस्तावेज और दूसरे सामान रखे जाएंगे सुरक्षित। केदारनाथ पैदल मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक सुरक्षित निकाले 11,000 से अधिक लोग। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से मिली अधिक मदद। और प्रदेश में आज देहरादून और बागेश्वर जिलों में तेज बरसात के आसार। आगामी 5 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने की पहाड़ों की यात्रा न करने की अपील। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा रहने वाला है। अतिवृष्टि और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। शेरसी हिमालयन हेलीपैड रुद्रप्रयाग जाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग में स्थलीय निरीक्षण करेंगे। स्थलीय निरीक्षण के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रभावित व्यक्तियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी है। रामपुर रुद्रप्रयाग में गढ़वाल मंडल विकास निगम अतिथि गृह में मुलाकात भी संभव है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा रहने वाला है आज। केदारनाथ के जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर हवाई सर्वेक्षण करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। शेरसी हिमालयन हेलीपैड रुद्रप्रयाग जाएंगे। यहां से सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग में स्थलीय निरीक्षण करेंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रभावित व्यक्तियों के साथ संवाद का कार्यक्रम भी है। तो केदारनाथ में भूस्खलन के बाद आई आपदा के बाद से लगातार वहां पर जो फंसे हुए लोग थे उन्हें पुलिस, सेना, NDRF, SDRF और बाकी तमाम दलों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि अभी तक अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में जो आपदा आई हुई थी उसमें कई हजार लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। अभी तक सुरक्षित निकाले गए हैं 11,000 से अधिक लोग। हालांकि इसमें चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से अधिक मदद मिली है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और स्थलीय निरीक्षण आज करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। अतिवृष्टि और आपदा से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसका हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रभावित व्यक्तियों के साथ संवाद भी करेंगे। रामपुर रुद्रप्रयाग में गढ़वाल मंडल विकास निगम अतिथि गृह में मुलाकात भी करेंगे। और इस खबर पर देहरादून से ब्यूरो चीफ SN पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंत जी, आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का लगातार दौरा रहने वाला है। आपदा और अतिवृष्टि से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बकायदा रुद्रप्रयाग जिले का दौरा करेंगे और सबसे पहले वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे शेरसी हेलीपैड के आसपास के पूरे इलाके का। यानी
जहां पर केदारनाथ क्षेत्र में आपदा आई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो हेलीकॉप्टरों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रसद पहुंचाई जा रही है, मेडिकल जो इक्विपमेंट है वो पहुंचाए जा रहे हैं, या इसके अलावा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने का काम किया जा रहा है, उस पर भी नजर रखेंगे। इसके अलावा जो वैली ब्रिज तैयार किया जा रहा है उस पर भी नजर रखेंगे, और साथ ही साथ जो कॉम्बिंग ड्रोन के जरिए जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर काम कर रही है, वो लगातार वहां पर कोशिश कर रही है। यानी मुख्यमंत्री इस वक्त खुद हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं चेवटी जो हेलीपैड है इसके ऊपर वाले इलाके में। कुछ देर के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री खुद लैंड करेंगे और उसके बाद वहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। स्थलीय निरीक्षण से तात्पर्य है कि उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर आपदा आई है, जहां पर वॉश आउट हुआ है, जहां लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, उनको किस तरीके की सामग्री मिल रही है, की सुविधा क्या बनाई गई है, सरकार क्या काम मौके पर कर रही है, अधिकारी किस तरीके से वहां पर मुआवजा दे रहे हैं लोगों को, और कितने टूरिस्ट अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं, उनकी भी वो उनसे बातचीत भी करेंगे और जानकारी भी देंगे। इसके अलावा दोपहर के बाद मुख्यमंत्री रामपुर में जो जीएमडीएन का गेस्ट हाउस है वहां पर पहुंचेंगे और जो केदारनाथ क्षेत्रीय रुद्रप्रयाग जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आपदा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि उस क्षेत्र का ब्रांच सड़कें टूट गई है, वॉश आउट हो गया है, टेम्परेरी तौर पर लोगों को निकालने का काम किया जा रहा हो, लेकिन उसका स्थायी पुनर्वास कैसे किया जाए, उसका विकास कैसे किया जाए, कितने बजट की आवश्यकता वहां पर उनके मद्देनजर होगी, खेत खलिहानों को कितना नुकसान हुआ है, बॉर्डरों पे आने से गांव के जो दरारें पड़ी हैं उन दरारों में कितना नुकसान हो सकता है, कितनों को रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, इसकी जानकारी भी देंगे। और कहीं न कहीं जो जख्म है लोगों के, स्थानीय लोगों के, उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में पिछले 5-6 दिन से आप देखेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी के साथ चलाया जा रहा है, जिसमें सेना के जो MI-17 है वो काम कर रहे हैं, चिनूक है जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है, भारी भरकम सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहे हैं, तो बड़े स्तर पर ये काम चल रहा है जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री भी फर्स्ट कर रहे हैं। पंत जी, आपदा से कितनी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं? अभी कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? कितने लोग अभी वहां पर फंसे हुए हैं? केदारनाथ में अभी स्थिति किस तरीके की बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम इसको 2 तरीके से समझने की आवश्यकता है कि उत्तराखंड में जब बारिश आई या आपदा की बारिश नजर आई तो उस दरमियान लोग कैसे कैसे फंसे, और जो केदारनाथ ट्रैकिंग का रूट है, ट्रैकिंग के रूट पर कई जगह पर वॉश आउट होने के साथ साथ लोग टुकड़ियों में फंसे, यानी तकरीबन अगर 15,000 से 20,000 लोग केदारनाथ के रूट पर थे तो वो लोग अलग अलग स्थानों पर फंस गए। और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों की सूझबूझ के अलावा जिला प्रशासन ने लोगों को भारी बारिश का जो अलर्ट पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया था उसके मद्देनजर लोगों को अपील की गई कि आप जिन स्थानों पर हैं आप ऊंचाई वाले स्थानों में चले जाएं या वहीं पर रुके रहें। उसके बाद सरकार का नुमाइंदगी करने वाले लोग आपके पास आएंगे, आपको रसद दी जाएगी, खाना दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, आप वहीं पर रहें, आप एक स्थान से दूसरे स्थान न जाएं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। यानी तकरीबन 17 से 20,000 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। सुरक्षित निकालने के लिए एक छोटे स्थान से लेकर के बड़े राहत कैंप तक लाना और बड़े राहत कैंप से उनको देहरादून हरिद्वार तक पहुंचाना, उसके बाद वो लोग अपने अपने गंतव्य स्थान तक यानी अपने मूल जनपद, यानी वो अगर दूसरे राज्य से ताल्लुक कर उनको वहां तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो तकरीबन 30,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन इसमें लोगों के हताहत होने की भी खबर आई है, जिसको लेकर के समय समय पर एक बुलेटिन आपदा कंट्रोल रूम के जरिए जारी किया जाता है कि जिसमें कहा जाता है कि इस तरीके की घटना घटी है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि राहत और बचाव का इतनी तेजी के साथ किया गया है कि लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई है। ये जरूर है कि लोग अपने अगर 2 दिन का शेड्यूल बना कर गए थे तो पिछले 6 दिन से वहीं फंसे हुए हैं, लेकिन उनको सुरक्षित स्थानों पर लाने का काम किया गया। अब मौसम साथ दे रहा है, अब हेलीकॉप्टर की सेवाएं बड़ी तेजी के साथ दी जा रही है, तो जल्द ही सभी लोगों को रेस्क्यू कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंतु जी इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा रहने वाला है, स्थलीय निरीक्षण होगा, हवाई सर्वेक्षण भी प्रभावित क्षेत्रों का उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में होने जा रहा है, जो कि देहरादून विधानसभा से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन मुद्दा यह है कि उत्तराखंड इस वक्त भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने जैसी तमाम प्राकृतिक
आपदाओं से जूझ रहा है, जिससे राज्य को काफी नुकसान भी हुआ है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि राज्य में घटित आपदाओं के बीच सरकार का गैरसैंण में सत्र करवाना कितना सही होगा। वहीं जब इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहाड़ में बरसात आती रहती है। ऐसे में गैरसैंण में मानसून सत्र को लेकर सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं है। हम लोग पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ में मानसून और समस्या बरसात आती रहती है, इसलिए हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। और जो हमारा मित्र विपक्ष है वो हमेशा एक आरोप लगाता था कि गैरसैंण में नहीं जाते हैं। और आप भी जानते हैं लास्ट टाइम इन्हीं के विधायकों ने लिख के दिया और हमने वो सत्र देहरादून में किया। इस बार हमने ये सत्र गैरसैंण में करने का निर्णय लिया मुख्यमंत्री से सहमति के बाद। और मैं इस बात को लेकर आत्मसंतुष्ट हूँ कि कम से कम गैरसैंण के लिए मेरी जो भावना है, आप जानते हैं सभी लोग, उस भावना के अनुरूप ये सत्र हमारा गैरसैंण में होने जा रहा है। व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम करना उसने शुरू कर दिया है। जो अंदर जिस प्रकार से प्रश्न लगेंगे सरकार उनका जवाब देने को तैयार है। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां उत्तराखंड सरकार के दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्या खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की बैठक में प्रतिभाग किया है। इस दौरान राज्य मंत्री ने आम जनमानस की समस्याएं सुनी हैं। वहीं राज्य मंत्री ने बताया है कि खटीमा, नानकपत्ता और सितारगंज की मुख्य समस्याओं को सुना गया है, जिसमें ठेकेदार जो ठीक समय पर काम नहीं कर रहे हैं उनको आर्थिक दंड दिया जाए। इसके साथ साथ उनको अक्टूबर तक कार्य पूरा करने को लेकर चेतावनी भी दी गई है। साथ ही सड़कों में गड्ढे बने हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कहा है। सभी अधिकारियों के साथ मेरा ये बैठक हुई है और खटीमा, नानकपत्ता, सितारगंज क्षेत्र की जो पेयजल से संबंधित समस्याएं हैं उन पर विस्तार से समीक्षा बैठक की है। और उनको कहा है कि जो ठेकेदार जो किसी कारण से काम ठीक नहीं कर रहे हैं उनको चेतावनी देते हुए अक्टूबर के माह तक ये जो पेयजल का काम पूर्ण हो और जो रोड कटिंग जो की गई है उनमें जो जहां गड्ढे बने जो दुर्घटना के कारण बने हैं उन गड्ढों का कोई तुरंत उनको ठीक किया जाए। प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं। इसमें मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना में 14 से 23 आयु वर्ग की महिला खिलाड़ियों की प्रतियोगिता नगर पालिका स्तर पर शुरू की गई है। वहीं जिले के लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में खेल समन्वयक नरेंद्र अधिकारी की देखरेख में खिलाड़ियों की प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में चयनित महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वहीं खेल समन्वयक नरेंद्र अधिकारी ने बताया कि पालिका स्तर में महिला वर्ग की प्रतियोगिता संपन्न हुई है। इसमें 7 और 8 अगस्त को ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मूसलाधार बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ पैदल मार्ग पर बचाव अभियान के 5वें दिन सोमवार को 1400 से ज्यादा फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी तक की बात कर ली जाए तो 11,775 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उत्तराखंड सरकार रास्ते को फिर से दुरुस्त कर अगले 7 दिनों में यात्रा फिर से शुरू करने की कोशिश में लगी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक केदारनाथ गौरीकुंड रास्ते पर मलबे से एक शव भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही 31 जुलाई से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिले शवों की संख्या 3 हो गई है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि अब केवल केदारनाथ धाम में 50 यात्री स्वेच्छा से रुके हुए हैं और गौरीकुंड और लिंचोली में कोई यात्री नहीं है। उन्होंने बताया कि केदार घाटी में मौसम साफ होने की वजह से
हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। भारतीय वायुसेना की चिनूक Mi-17 और छोटे हेलीकॉप्टरों की मदद से केदारनाथ से 645 यात्रियों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। मैदानी ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर बात कर ली जाए तो अगले 4-5 दिनों तक उत्तराखंड के लिए काफी चुनौतीपूर्ण ये दिन रहने वाले हैं। इसके साथ ही राज्य के 2 जिलों देहरादून और बागेश्वर में मंगलवार से भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो फिलहाल पहाड़ों की यात्रा ना करें। नगर पालिका परिषद मसूरी में प्रशासक डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर बैठक की गई है। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण के एक्सपर्ट रजत भंडारी के द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटर से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है और डोर टू डोर कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन को 100% करने के लिए प्रेजेंटेशन दिखाई गई। एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बल्क वेस्ट जनरेटर को बताया है। इसमें एक लॉग बुक तैयार करने को और बायो मेडिकल वेस्ट को अलग करने, डस्टबिन को अलग अलग श्रेणी में रखने के साथ ही एक कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। हमारा गोल जो है मसूरी को इस बार जो है प्रदेश में मिडिल कैटेगरी के जो नगर निकाय हैं उसमें नंबर 1 लाना है। पिछली बार हम नंबर 2 रैंकिंग पे थे, इस बार नंबर 1 रैंकिंग पे हम आना चाह रहे हैं। इसके तहत जो है आज एक कार्यशाला जो है ऑर्गेनाइज की गई है पालिका में, जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं उनके लिए, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या उनके मैंडेट्स हैं और किस तरीके से वो अपने मैंडेट्स को पूरा करेंगे। तो हमारा शहर न केवल हमारी सफाई व्यवस्था सुधरेगी और हमारी स्वच्छता जो रैंकिंग है सर्वेक्षण में वो भी सुधरेगी। तो उसी ऑब्जेक्टिव से आज कार्यशाला बड़ी फ्रूटफुल जो है ये कार्यशाला रही। लगभग सभी प्रतिष्ठान जो हैं हमारे जो बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में आते हैं सबने प्रतिभाग किया। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक बोहरा के नेतृत्व में सिलथाम तिराहे में प्रदेश सरकार और बागेश्वर प्रशासन का पुतला जलाया गया है। इसके बाद बागेश्वर में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष एनएसयूआई बागेश्वर कमलेश गरिया, छात्र संघ अध्यक्ष बागेश्वर राहुल कुमार और अन्य 6 साथियों को प्रशासन ने सरकार के दबाव में एक तरफा कार्रवाई करके गिरफ्तार किया है और जेल भी भेजा है। अभिषेक बोहरा ने कहा कि जल्द से जल्द युवा साथियों को रिहा किया जाए और बेबुनियाद मुकदमे वापस लिए जाएं, अन्यथा सभी साथी प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज यूथ कांग्रेस पिथौरागढ़ ने जो कि 27 जुलाई को हमारे बागेश्वर के एनएसयूआई के साथियों को, जो कि एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष है कमलेश गरिया और वहाँ पे डिग्री कॉलेज में जो छात्र संघ अध्यक्ष है राहुल कुमार और उसके साथ 6 अन्य साथियों को बागेश्वर पुलिस प्रशासन ने फर्जी मुकदमों के आधार पर, जबकि 2 गुटों में आपस में लड़ाई हुई, किसी एक पर्टिकुलर पे कार्रवाई करते हुए एनएसयूआई के 8 साथियों को जेल में डाला गया है, जिसके खिलाफ आज पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस बागेश्वर पुलिस प्रशासन के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ एक तरफा जो एक कार्रवाई हमारे साथियों के खिलाफ की है। आज हम लोगों ने इनका पुतला दहन किया है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारे 8 के 8 साथियों को रिहा किया जाए। बाजपुर रोड स्थित राधे हरी
स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर छात्रों का पिछले लगभग 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में टैबलेट घोटाले को लेकर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। बता दें कि समाज सेवी अली अनवर ने आरटीआई के तहत टैबलेट वितरण को लेकर एक सूचना मांगी थी, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई। अब टैबलेट घोटाले को लेकर एक जांच समिति का गठन भी किया गया है। वहीं महाविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रावास बनाया गया है, लेकिन छात्रावास में छात्र न रहकर कॉलेज के स्टाफ रह रहे हैं, जिसको कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी माना है। छात्राओं का आरोप है कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहेगा। बच्चों की पहली डिमांड तो जो है ये है कि पोर्टल जो है, चाहे स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे आपका जो है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर हो, इनके एडमिशन ये पोर्टल खोलने की डिमांड की गई है। इस ये कार्य जो है शासन से ही होना है और शासन के संबंध में अवगत करा दिया कि बच्चों की डिमांड है, उनको प्रवेश के पुनः और चांस देंगे। एक टैबलेट घोटाला आपको सुनने में आ रहा होगा कि कई मतलब 1100 लगभग के बच्चे हैं जिनके खाते में अभी बैलेंस नहीं पहुंचा है और सरकार के खाते से बैलेंस आ चुका है। उसकी हम पूर्णतः स्पष्ट जांच चाहते हैं, जो मंत्री जी ने शायद कल बैठा दी है, और सही जांच हो, जो भी दोषी पाया जाए उसमें FIR दर्ज हो, उन पर मुकदमा चलाया जाए। और दूसरी हमारी इस मांग है, UG PG के जो पोर्टल बंद कर दिए गए थे अभी कुछ समय पहले, वो दोबारा पुनः खोले जाएँ और जो बच्चे हमारे प्रवेश से वंचित रह गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और नई प्रवेश नहीं मिले हैं, वो दोबारा उनको प्रवेश दिया जाए, सीटें बढ़ाई जाए। टैबलेट घोटाला है, एक UG PG के पोर्टल को खोलने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो टैबलेट घोटाला है, हमारी सीधी मांग है उनके अपराधियों को जो दोषी हैं उस पर जिस पर जांच हो। और जैसे कि आप उधर की साइड देखेंगे, मंदिर की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे मंदिर में कांच टूटे पड़े हैं, कांच लगाए हैं, उसके लिए फंड आ गया है, फंड कट जाता है, काम यहाँ पर होता नहीं है। छात्रावास को लेकर एक छात्रावास खाली कराया नहीं है, दूसरा बन के तैयार है। लगभग पिछले 2 साल से लगभग 43-44 ज्ञापन दे चुका हूँ, उनमें से लगभग आधे से भी काम नहीं हुआ है। इस बार जो हम लोग बैठे हैं वो अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं। जो हमारी प्रमुख मांगे हैं वो ये है, आपको पता है जैसे कि हर साल भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और कॉलेज में आबादी बढ़ी है स्टूडेंट्स की। उस स्टूडेंट को देखते हुए MA वाली की जो सीट है मास्टर्स की, उसमें सिर्फ SC सीट रिजर्व कर रखी है उन्होंने, जबकि 2400 बच्चे हर साल यहाँ से पास आउट होते हैं BA थर्ड ईयर के। क्या ये हमारे साथ न्याय हो रहा है? 3000 बच्चे पास आउट हो रहे हैं यहाँ पे, उस सीटें मात्र 80 हैं सब्जेक्ट में। लोहाघाट के सीमांत पुल हिंडूला क्षेत्र के युवाओं के एक दल ने प्रमुख तीर्थ स्थल पंचेश्वर से केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ की पैदल यात्रा शुरू की थी। 22 दिन की कठिन इस पैदल यात्रा को 10 तीर्थयात्रियों का दल लोहाघाट के ऋषिश्वर महादेव मंदिर पर समाप्त करता है, जहां सभी ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। तो वहीं लोहाघाट पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने सभी शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया है। मुंबई की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस के मालखाने भी हाईटेक बनाए जाएंगे, जिसे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इसमें मुकदमा से संबंधित साक्ष्य और माल का रखरखाव किया जाएगा। दरअसल आपराधिक घटना के बाद मौके से बहुत से साक्ष्यों को पुलिस इकट्ठा करती है। मसलन यदि हत्या हुई है तो हत्या किस हथियार या वस्तु के प्रहार से की गई है, उसे साक्ष्य के रूप में पुलिस को रखना पड़ता है। सालों साल चलने वाले मुकदमों में इनका प्रबंधन रखना काफी मुश्किल होता है, लेकिन सबूतों में QR कोड लगाकर कंप्यूटर की मदद से माल साक्ष्यों का पता चल सकेगा। वहीं आपराधिक मामले की घटनास्थल पर साक्ष्य प्राप्त करने में भी आसानी होगी। भारतीय न्याय संहिता में जो पुलिस के लिए जो अभी नए कानून के तहत जो निर्देश आए हैं, उसमें हमको जो है जो भी हमारा माल हम लोग जो क्राइम सीन पे जाने के बाद जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी है वो सारी ऑनलाइन होनी है। वहाँ पर मौके पे सारा जो भी होना है वो सारा डिजिटली होगा और वहीं पे सारा सील पैक होके जो है वो जो चेन ऑफ कस्टडी होती है वो भी डिजिटल रखी जाएगी। तो उत्तराखंड पुलिस प्रयास कर रही है कि पूरा जो है इसको जो भी क्राइम सीन पे जैसे मर्डर हो, डकैती हो, वहाँ जाने के बाद जो भी सीज़र होते हैं
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, अन्य एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तो पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर जाकर जो सर्च सीजर होगा वो जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ से जिला लेवल पे एक माल खाना बनाने का प्रयास चल रहा, तो जो है थाने के माल खाने में न जाते हुए वो जिला स्तर पे डायरेक्ट आएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।